हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 19th ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड सेंटर से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो हुआ क्या, एक एक डिबेट चल रही थी बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने, एंड इट्स अबाउट दी कि क्या इंडिया में अ, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं और हमने ये सारे हमने हमने बहुत सारे डेटास देखे हैं कि क्या किसी भी पर्सन की स्टावेशन की वजह से डेथ नहीं हुई क्या, मतलब हंगर की वजह से डेथ नहीं हुई क्या। तो उस चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट सबमिट किया था टू दी बेंच, और उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि हमें किसी भी स्टेट ने रिपोर्ट नहीं करा, ना ही डेटा दिया किसी स्टेट ने कि उनके स्टेट में किसी भी पर्सन की हंगर की वजह से, या हम इसको बोल सकते हैं स्टावेशन की वजह से डेथ हुई हो। अब इस चीज को लेकर सिंपल सी बात सेंटर ने क्लियरली बोली है कि इन द रीसेंट टाइम्स नो पर्सन हैज बीन डाइड बिकॉज ऑफ हंगर। सिंपल सी बात। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि देखो, हमें किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि किन, मतलब हमें किसी स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट ही नहीं करा, डेटा ही नहीं दिया। तो उस चीज को लेकर कोर्ट ने थोड़ा सी फटकार लगाई है। उन्होंने सिंपल सी बात पूछी कि भैया आपको आपको अगर ऐसा कमेंट देना है ना, तो आप दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरे डेटा के साथ दो, प्रूफ के साथ दो। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें उन्होंने डेटा नहीं दिया इस वजह से जीरो डेथ हुई है, ये नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भी कि 2015 का हम डेटा लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 2015 में पैंडेमिक नहीं आया था, पैंडेमिक 19 में आया, 19 के बाद आया, तो हमें इस पैंडेमिक में देखना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंपल सा यही कहना है कि बिकॉज ऑफ हंगर किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई है इन इंडिया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो इट्स अबाउट जो वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु का जो टैबलॉक्स है, रिपब्लिक डे में उसको शोकेश नहीं कराया जाएगा। उस चीज को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दी। अब क्वेश्चन उठता है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों बीच में आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर क्यों आ रहे हैं बीच में, राजनाथ सिंह। देखो, जब भी हम टेबलॉक्स की बात करते हैं, जो रिपब्लिक डे में आपको रेप्लिका दिखता है उस स्टेट के कल्चर का, उस स्टेट के कल्चर का, तो उस स्टेट के कल्चर का, तो वो डिसाइड डिफेंस मिनिस्टर करता है। डिफेंस मिनिस्टर के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं और उसकी स्क्रूटनी होती है 4 स्टेजेस में, और फोर्थ स्टेज में, मतलब 1 2 3 एंड फाइनल स्टेज, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है। और इस साल अराउंड 24 29 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 12 टेबल ऑक्स को सिलेक्ट किया गया, और आपका तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला के टेबल ऑक्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। रीजन भी उन्होंने यही बताया कि देखो, 29 थे बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, और पैंडेमिक के समय हमें थोड़ा सा कुछ सिलेक्टेड ही टेबल ऑक्स दिखा सकते हैं, इसी के चलते हम लोग इन 3 स्टेट्स के हमने सिलेक्ट नहीं किया। बट ये फेयर प्रोसीजर से हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने, हमारी गवर्नमेंट नहीं है वो उन स्टेट्स में, इस वजह से हमने शोकेस नहीं कर रहे। उसका रीजन सिंपल सा यही है कि हमारे पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम है, और जहां हमें लगा कि ये टेबल ऑक्स दिखाना जरूरी है और ये टेबल ऑक्स दिखाना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमने उसको नहीं, फाइनल स्टेज पे, या हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2022 में। और ये सिलेक्शन हमेशा याद रखना, सिलेक्शन डिफेंस मिनिस्ट्री करती है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री सिलेक्शन करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री पहले प्रपोजल इनवाइट करती है, उसके बाद सिलेक्ट करती है टेबलॉक्स को। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द रिपब्लिक डे 2022, और देखा जाए तो इस बार के रिपब्लिक डे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी रखता है, रीजन बीइंग क्योंकि जो इस ईयर का इंडिपेंडेंस डे होगा ना, वो हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो रिपब्लिक डे भी बहुत प्रोमिनेंस रखेगा इस बार का, है ना। और इसी चीज को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ 20th जनवरी टू द 15th फरवरी, कोई भी यूएवी, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में ड्रोन भी बोल सकते हैं, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जो है वो दिल्ली के टेरिटरी में नहीं आएंगे। सिंपल सी बात उन्होंने बोल दी है, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, और बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न ऑफ द पब्लिक एंड ऑफ द डिग्नेटरीज ऑल्सो। इसी के चलते हम लोग इनको 20th से 15 फरवरी तक इस पर बैन लगा रहे हैं।
और बहुत सारे बेसिकली मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं बाय दी स्वाट टीम। स्वाट को हम बोल सकते हैं बेसिकली specialized weapon and tactics. Moving further towards the state news. So what happened? So राजस्थान के जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं मिस्टर मीना, रमेश चंद्र मीना, उन्हें सिंपल सी बात बोली है कि मनरेगा में जो हमें फंड देना है टू दी वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स, वो फंड अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1271 करोड़ रुपीस का फंड पेंडिंग पड़ा हुआ है फॉर द अनस्किल्ड वर्कर्स वर्किंग अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड मनरेगा। उस चीज को लेकर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बात करी है यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह से कि भैया जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ना अमाउंट अंडर दी मनरेगा प्रोग्राम, आप उसको प्लीज डिस्पर्स कर दो राजस्थान को। एंड इट्स अमाउंटेड टू अराउंड 1271 करोड़, क्योंकि वहां पर जो वर्कर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने एक चीज और बोली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्टार्ट करी थी, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, इट्स अ वेरी गुड योजना, बट जो आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, जिसके चलते जो फैमिलीज हैं जो डिजर्व करती हैं हाउस को अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको एलोकेट नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने दो इशू रेज किए हैं। मेजर तो यही वाला है कि भैया फंड जो पेंडिंग पड़ा हुआ है फंड आप दे दो। Moving further, again on the state news. So what happened? So हेमंत विश्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि हम मेघालय के साथ जो हमारा 50 साल पुराना बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको आज हम लोग बैठेंगे और रिजॉल्व करेंगे। एंड ये चीज हमने भी पढ़ी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें काम करेगी। मोदी जी ने खुद बोला था, सॉरी अमित शाह ने खुद बोला था, होम मिनिस्टर ने खुद बोला था कि जो 12 एरियाज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दी असम एंड मेघालय अबाउट दी बॉर्डर डिस्प्यूट्स, उसमें से 6 को हम रिजॉल्व करा देंगे। तो 6 तो रिजॉल्व होने वाले हैं, ये तो कंफर्म हो गया है, बाकी 6 रिजॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे। मूविंग फर्दर, सो ये न्यूज देखा जाए तो एक ग्राउंड रियलिटी बताता है कि हाउ द पीपल लिविंग इन द केरला, स्पेशली द ट्राइबल पीपल, उनको कितना, उनके लिए प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, बट उनको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। सब दिस शोज कि कितना करप्शन है हमारे कंट्री के अंदर, स्पेशली फॉर द रूरल पीपल के लिए जो प्रोग्राम्स आते हैं उनको लेकर। क्योंकि हमारे जैसे हम जैसे लोगों के लिए अगर हम बात करें तो हम जैसे लोगों के लिए बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, बट वी आर एजुकेटेड, वी आर लिटरेट, वी कैन रीड, वी हैव दी फैसिलिटीज टू नो हमारे लिए प्रोग्राम्स क्या क्या है। न्यूज़पेपर्स आते हैं हमारे पास टीवीज हैं, न्यूज चैनल्स हैं। बट व्हाट अबाउट द ट्राइबल पीपल्स जो कि रीड नहीं कर सकते, दे आर नॉट लिटरेट। तो द मेन थिंग इज नॉट अबाउट कि आप स्कीम लेके आओ, द मेन थिंग अब स्कीम के बारे में लोगों को बताओ जिससे वो स्कीम का जो बेनिफिट है वो उठा सकें, है ना। अब जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जैसे और ये रियलिटी है इंडिया में, बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक 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 प्रॉब्लम है कि स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑन पेपर बहुत परफेक्ट होती हैं। अगर वो स्कीम एप्लीकेबल हो जाए तो इंडिया के अंदर जो जिस पर्पस के लिए स्कीम आई थी वो पर्पस फुलफिल कर दी गई, लेकिन लोग उस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। उसके दो सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता कि उनके लिए भी कोई स्कीम आई है। अब जैसे बैंक में आप जाओगे तो बैंक में एक नया टाइप ऑफ अकाउंट आया है जिसको शायद हम स्वीप अकाउंट बोलते हैं। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द टर्म राइट नाउ, स्वीप अकाउंट बोलते हैं। अगर देखा जाए तो आप बैंक में अगर पैसा जमा करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, अराउंड 2% का, वो भी एसआई पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। बट ये स्वाइप अकाउंट जो है ना, ये बेसिकली आपके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट और एफडी अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। अब एफडी में क्या होता है कि आपने जो मनी फिक्स डिपॉजिट में रखा वो लिक्विडेट नहीं होता, वो एक समय बाद लिक्विडेट होगा। मतलब आपने एफडी बना दी, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि फॉर 5 इयर्स हमारा जो 1 लाख रुपए पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट है। अब उस पर आपको एफडी पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है 5% का, लेकिन उसका ड्रॉबैक यही है कि भैया आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते 5 साल के पहले, पहले निकाल सकते हो फिर वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है ना। और नॉर्मल आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो भैया आपको सिर्फ 2% का इंटरेस्ट मिलता है ना। लेकिन एक नया सिस्टम आया है जो कि सारे बैंक्स में एप्लीकेबल है, स्वाइप फैसिलिटी, ऑटो स्वाइप फैसिलिटी। अब उसमें क्या है, वो सेविंग अकाउंट भी होगा और आपका एफडी अकाउंट भी होगा।
और आपको जो इंटरेस्ट है ना कुछ अमाउंट एक्सीड करने के बाद, मतलब जैसे हमने, अब हर बैंक का अलग होता है। जैसे कि एक बैंक का मान के चलते हैं कि 30, जैसे हमने 1 लाख रुपए आपने जमा कर रखा, आपने अकाउंट खोल के रखा है, स्वाइप अकाउंट, आपने 1 लाख रुपए जमा करके रखा हुआ है, उसका 30%, मतलब 30,000 जो है वो आपका उस पर सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, और रिमेनिंग जो 70,000 पड़ा बचा, उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये किसी को पता नहीं है, ऑटो स्वाइप फैसिलिटी है, सॉरी, ऑटो स्वाइप फैसिलिटी है, नई नया टाइप का ये अकाउंट है। और ऐसा नहीं है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते, वो उस ऑटो स्वाइप फैसिलिटी अकाउंट में जो पैसा होगा वो लिक्विडेट रहेगा, आप कभी भी चाहो कभी भी निकाल सकते हो। बट वो 3% का आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, बट लोगों को नहीं पता ये सारी चीजें। उसका मेन रीजन यही है कि लोग बताते नहीं है, लोग बैंक ऑफिशियल्स को अवेयर अवेयर नहीं कराते अपनी कस्टमर्स को। ठीक है, तो यही कंडीशन बता रहे कि केरला के स्टेट में कितनी सिचुएशन वर्स है, कि एक ट्रैवल वुमेन, उसके लिए प्रोग्राम्स थे, उसको न्यूट्रिशियंस फूड देने का सब कुछ था, लेकिन उसको मिला नहीं, जिसके चलते उसके बच्चे की डेथ हो गई। और खुद जो वुमेन है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, एंड अराउंड वुमेन को कम से कम 2 दिन ट्रेवल करना पड़ा हॉस्पिटल को रीच करने के लिए। मूविंग फर्दर, सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एक स्टेज प्ले है जिसका नाम है चिंतामणि पद नाटकम, उसको बैन कर दिया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो कि 100 साल पुराना है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये लिखा किसने, रिटन बाय द कालुकरी नारायण राव इन द ईयर 1920, है ना, 1920 में एक प्ले राइटर थे कालाकुरी नारायण राव, उन्होंने ये लेटर लिखा था। उन्होंने बेसिकली ये प्ले लिखा था, एंड दिस प्ले इज अबाउट कि हाउ पीपल निग्लेक्ट देयर फैमिलीज बाय फॉलिंग प्रे टू सर्टेन सोशल इविल्स। मतलब वो कुछ कैसे लोग अपनी फैमिलीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ सोशल इविल्स में वो लोग, कुछ सोशल इविल्स के वो लोग प्रे बन जाते हैं। प्रे मतलब बेसिकली सोशल इविल्स को ज्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बैन क्यों किया गया, उसका मेन रीजन ये है कि ये कुछ कम्युनिटीज का कहना है, कि स्पेसिफिक कम्युनिटी का कहना है कि उसके जो डायलॉग्स हैं, इस प्ले राइटिंग के जो डायलॉग है, इस प्ले के जो डायलॉग्स हैं, वो हमारी कम्युनिटी को हर्ट करते हैं, इसके चलते आप उसको बैन कर दो। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस प्ले को बैन कर दिया। और देखा जाए तो ये साल उसके 100, लास्ट ईयर उसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। 920 में पेन डाउन था, 2020 में 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द एडिटोरियल पेज, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इसका अपन सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं, रीजन बीइंग क्योंकि अपन सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर कल भी अपन ने पढ़ा था, एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट दी कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। और कल का जो हमने एडिटोरियल पढ़ा था यस्टरडे वाला, उसमें हमने दोनों चीजें पढ़ी थी कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्यों आया, क्यों जरूरत है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की, और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्यों नहीं आना चाहिए। बट दिस एडिटोरियल ओनली टेल्स अबाउट कि व्हाई सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज एंटी डेवलपमेंट, मतलब क्यों सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट खराब है, लेकिन ये नहीं बताता कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है। तो हम कुछ ओवरव्यू लेने वाले हैं, और आई मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, एंड उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चीज को, अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है पढ़ने का। ठीक है, द सेकंड वन एंड द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, तो ये यमन की सिचुएशन के बारे में बता रहा है, इसको आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, भाई इशू क्या है ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड दी थर्ड एडिटोरियल जिसको अपन पढ़ने वाले हैं, दैट्स अबाउट द जेनोसाइड, जो कि इंडिया में जो हेट स्पीच हुई उससे रिलेटेड है। चलो, तो फर्स्ट we'll take overview of this editorial that's about the silver line project is anti development। अब यहां सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो, हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ना, वो एंटी डेवलपमेंट है। मतलब ये जो बताया जा रहा है वो एक तरीके से वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगा। उसका उन्होंने मेन रीजन ये बताया कि देखो, बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है ना, इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम ही बताया। इवन उन्होंने ई श्रीधरन का भी उन्होंने नाम लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। ई श्रीधरन मतलब जिनको बोलता है फादर ऑफ द मेट्रो, है ना, दिल्ली मेट्रो उनकी वजह से ही सक्सेसफुल है, ई श्रीधरन की वजह से, उनका ही ये चाइल्ड प्रोजेक्ट था। उन्होंने खुद बोला था कि अगर ये प्रोजेक्ट बनता है, प्रपोज्ड होता है, तो एनवायरमेंटल डिजास्टर होगा, एनवायरमेंटल डिजास्टर को हम इनविटेशन भेजेंगे, स्पेसिफिकली फ्लडिंग्स को। ये चीज उन्होंने बोली थी। उन्होंने फिर ये भी बोला कि देखो, गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को पब्लिक नहीं किया, आपको पब्लिक करना चाहिए था। पूरा पूरा प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं किया।
ये बताया गया। फिर उन्होंने ऑथर ने आगे जो बताया गया वो उन्होंने ये सिंपल सी सबसे पहले ऑथर ने जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स आएंगे। उनका सिर्फ यही कंसर्न है। ऑथर ने सिर्फ इस पे डिस्कस किया है। फिर बाकी एट दी हाई कॉस्ट में उन्होंने ये चीज बताई गई कि देखा जाए तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ना कैन बी एक्ट एज अ वाइट एलिफेंट। तो देखा जाए तो एक 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 स्लैंग होता है वाइट एलिफेंट, जिसका मतलब होता है कि जो कोई काम ना करे। मतलब आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से बना तो दिया, बट आप उसमें उसका कुछ आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। मतलब आपने घर बनाया, आपने बहुत हजारों करोड़ रुपए, मतलब लाखों करोड़ रुपए आपने उस घर में लगा दिए, बट उस जमीन पर डिस्प्यूट हो गया। तो वो घर क्या कहलाएगा? व्हाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथी। जिसका मतलब आपने घर तो बहुत अच्छा बनाया, बट आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे। आपने उसमें पैसा बहुत लगाया बट यूज ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर बताया कि दिस प्रोजेक्ट कैन बी एंड अप एज अ व्हाइट एलिफेंट। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आप ये बना क्यों रहे हो, तो अब देखा जाए तो ये स्पीड वाली ट्रेन बन रही है जो कि डायरेक्टली नॉर्थन केरला, सदर्न केरला को कनेक्ट करेगी, कोच्चि टू त्रिवेंद्रम। ठीक है, कासरगोड बोल सकते हो या कोची बोल सकते हो, उसको टच करने वाला, उसको उसको पूरा नॉर्थ केरला टू साउथ केरला टच करेगा। और ये हाइट स्पीड ट्रेन है, इसकी रेट ज्यादा होंगे, है ना, प्राइसेस ज्यादा होंगे, तो पब्लिक जरूरी नहीं है इसका यूज करे। और अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है। तो लोग, और लोगों के पास व्हीकल्स भी हैं, खुद की व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, आपके पास फोर व्हीलर्स हैं, तो वो लोग उसमें जाना पसंद करेंगे। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फोर व्हीलर्स, तो वो लोग तो ऑलरेडी रेलवे प्रोजेक्ट जाती है, बस आप इस बेस पे ये प्रोजेक्ट लेके आने वाले हो कि टाइम बचाएगी। लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए और एक बिलो एवरेज पर्सन के लिए टाइम से ज्यादा उसके लिए मनी इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो इसी के चलते ये प्रोजेक्ट आगे चल के व्हाइट एलिफेंट बन जाएगा। तो ये चीज ऑथर ने यहां पर बताया। फिर आगे ऑथर ने यही आगे ऑथर ने यही पूछा और यही उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि अब केरला को क्या करना चाहिए। तो ऑथर का कहना यही है कि देखो, अगर हम स्टेट की बात करें, केरला स्टेट की बात करें, तो केरला स्टेट में तो ऑलरेडी हाईएस्ट रोड डेंसिटी है अगर हम कंट्री के एवरेज के हिसाब से बात करें। और देखा जाए तो प्रायोरिटी जो ट्रांसपोर्टेशन में आती है केरला में, वो रोड है सबसे पहली प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी रेलवे है, जो कि से चल रही है। बस अब ये है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से जो आप 2 घंटे में ट्रेवल करते थे, जो आप 4 घंटे में ट्रेवल करते थे, आप 2 घंटे में ट्रेवल करोगे। लेकिन वही बात है, जिन लोगों के लिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आ रहा है वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर उन्होंने चीज बोला कि देखो, हाँ, अब गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को ग्रीन एनर्जी पे, पावर सप्लाई करने पे प्रोग्राम्स लाने चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आने चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के प्रोविजंस बनाने चाहिए। अर्बन सीवेज को लेकर उन्हें वर्क करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना चाहिए, है ना, जिससे हम लोग जो जो साइंटिफिक वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकें। ये चीज उन्होंने ऑथर ने यहां डिस्कस करी। चलो, we'll move further towards the next editorial that's about the escalation of a forgotten war in Yemen. अब यहां पर ऑथर ने यहां पर बताने की कोशिश करी है कि यमन वॉर है क्या, है ना। तो अगर हम बात करें तो देखा जाए तो अभी ये लिखा क्यों गया एडिटोरियल, क्योंकि ये अभी रिसेंटली यूएई कंट्रोल्ड एक पोर्ट पर हाउतीज ने ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया, जिसमें 2 इंडियंस और एक पाकिस्तानी की डेथ हो गई। और उससे पहले भी उन्होंने एक शिप को, यूएई फ्लैग शिप रबाई, उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था और बोला था कि भाई ये देखा जाए तो मिलिट्री कार्गो है, ना कि कॉमर्शियल कार्गो। और जिसमें से टोटल जो क्रू मेंबर थे उस शिप के अंदर वो 11 थे, और आउट ऑफ 11 7 क्रू मेंबर्स आर इंडियंस। तो इस चीज को बता रहा है कि ये सिचुएशन है क्या। तो ऑथर ने सबसे पहले पूरे बताने की कोशिश करी है कि हम यमन के वॉर की बात करें तो यमन का वॉर जो है ना, इन दी मंथ ऑफ मार्च 7 साल कंप्लीट कर देगा। और अगर हम इस वॉर के रिजल्ट्स देखें, तो इस वॉर के रिजल्ट जो आए अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, के 3,50,000 यमनीज की डेथ हुई है। 60% ऑफ द पीपल लिविंग इन यमन, they are dying because of denied food, clean water, and healthcare. And 75% of the people living in Yemen
आर बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो ये वॉर के रिजल्ट्स हैं। ये चीज ऑथर ने बताया कि 7 साल के वॉर के ये रिजल्ट्स आए हैं। फिर ऑथर ने इनिशियली पूरे तरीके से बताया कि यमन का वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, अगर हम बात करें तो 1978 से एक प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल सलेह, और वो प्रेसिडेंट रहे 2012 तक, और 2012 तक वो जब वो प्रेसिडेंट रहे तो उसके बाद उनको हटा दिया गया बिकॉज ऑफ द अरब अपराइजिंग। अब अरब अपराइजिंग के बाद उनको हटा दिया गया, और उनको हटाने के साथ उनको फिर परमिशन मिल गई थी कि आप यमन में ही रहो, आप यमन में ही रहिए, और आपकी जो $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है वो भी आपको दे दी जाएगी, उसको सीज नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो उनके सक्सेसर आए, अबू राव मंसूर हादी, वो प्रेसिडेंट बन गए यमन के। बट जो अली अब्दुल सलेह थे, उनका एक ही काम था आफ्टर आफ्टर 2012, उनका ये काम था कि जो उनका राइवल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे हादी, उनकी पावर को कैसे वीक किया जाए। तो जिससे ईरान की यमन की जो गवर्नमेंट थी ना, वो थोड़ी सी क्या हो गई, वीक हो गई। जब वीक हुई तो यमन में मुस्लिम्स हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, है ना। और हाउतीज जो ट्राइबल है वो सदर्न यमन में रहते हैं, ठीक है, सदर्न यमन में रहते हैं, और दे बिलोंग टू शिया कम्युनिटी। और जब 1978 से लेके 2000 और प्रेजेंट तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे, स्पेसिफिकली अली अब्दुल सलेह, उन्होंने हाउतीज को कभी भी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होने दिया, उनको सिर्फ निग्लेक्ट किया है, जिससे वो मिलिटेंट्स में कन्वर्ट हुए, उन्होंने आर्म फोर्सेस बनाई। और जब उनने मौका देखा कि अभी गवर्नमेंट जो है वो वीक है, तो 2014 में उन्होंने आर्म रिबल स्टार्ट कर दिया, एंड दे बिलोंग टू द शिया कम्युनिटी, ठीक है, शिया मुस्लिम्स हैं ये लोग। अब यहां से देखा जाए तो धीरे धीरे हाउतीज जो है ना, उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहले एडिन को उन्होंने बेसिकली कैप्चर किया, फिर उन्होंने बहुत सारी मेजर सिटीज को कैप्चर कर दिया। और अब जो हाउतीज का जो मेन फोकस है, वो मेन फोकस है नॉर्दर्न यमन। तो उन्होंने सदर्न यमन को तो पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, पर जो मेन फोकस है वो क्या है, नॉर्दर्न यमन को कैप्चर करना, ठीक है। अब ऑथर ने यहां पर थोड़ा जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बताया। अब देखो, अब इसमें यूएई और सऊदी अरेबिया क्यों आ रहे हैं बीच में, और ईरान का भी नाम क्यों आ रहा है। देखो, जब हम ईरान और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं ना, तो ईरान और सऊदी अरेबिया की हमेशा से, बहुत एंशियंट टाइम से वॉर चली आ रही है। किस बेस पे, रिलीजन के बेस पर। अब रिलीजन देखा जाए तो दोनों का रिलीजन मुस्लिम है, बट रिलीजन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, शिया और सुन्नी का। एंड ईरान की हम बात करें तो ईरान अपने आप को शिया डोमिनेंट मानता है कि भैया शिया कम्युनिटी सुपीरियर है। वहीं सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी को मानता है। और इसी के चलते ईरान बैक करता है हाउती रेबल्स को, हाउती आर्म फोर्सेस को। और वहीं जो आर्म फोर्सेस हैं यमन में, जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस को बचा रही हैं, हाउतीज के अगेंस्ट लड़ रही हैं, उनको बैक करता है सऊदी अरेबिया। और उसके साथ साथ यूएई भी सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को इन दी यमन की आर्म फोर्सेस को। अब ऐसा क्यों है, सऊदी अरेबिया और यूएई का क्या इंटरेस्ट है यमन के अंदर। देखो, अब उसको अपन मैप से समझते हैं तो इजीली समझ में आएगा। चलो, या सो दिस इज द मैप ऑफ आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये आपका ईरान है, ये इराक है, दिस इज ईरान, दिस इज ईरान, दिस इज इराक, दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज आपका ओमान, एंड दिस इज यमन, ठीक है। अब देखो, हम बात करें तो यमन ये रहा, और यमन यहां पर है रेड सी, ठीक है। और रेड सी, और यहीं से क्या निकलता है, स्विस कैनाल। और स्विस कैनाल जो है वो ट्रेड रूट है जो कि कनेक्ट करता है एशिया टू यूरोप, और रेड सी जो है वो कनेक्ट करता है अफ्रीका टू एशिया, है ना। तो देखा जाए तो यमन का प्रेजेंस इन दिस मिडिल ईस्ट रीजन बहुत प्रोमिनेंट रखता है। और यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो पूरे तरीके से कंट्रोल है सदर्न यमन में, पूरे तरीके से कंट्रोल है किसका, आपका हाउतीज का प्रेजेंट में। लेकिन यूएई, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहां पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। इथेरिया हो गया, आपका सूडान हो गया, आपका इजिप्ट हो गया, इवन इन दी यमन के कुछ पोर्ट्स को कंट्रोल करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कंट्रोल करता है। इनिशियली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो ये भी बोला था कि हम लोग मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे जिससे हमारे पोर्ट्स को सेफ गार्ड मिलेगा, बट यमन ने मना कर दिया था, और भी अदर कंट्री से मना कर दिया था, नहीं, आप मिलिट्री को लेकर नहीं आओगे। जब आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो तो आप कॉमर्शियल एक तरीके से काम करोगे।
बिजनेस की तरीके से काम करोगे, आप मिलिट्री का प्रेजेंस लेके नहीं आओगे। तो जिसके चलते यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ना, वो यहां पर पोर्ट्स कंट्रोल कर रहा है, यहां पर पोर्ट्स कंट्रोल कर रहा है, और जिससे पैसा बहुत कमाता है, क्योंकि बहुत ट्रैवल होता है एशिया से, बहुत माल जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यूरोप से बहुत गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं, तभी तो यूएई इतना रिच हो गया। तो यही चीज बताया गया, इसीलिए यूएई जो है ना, यमन को लेकर थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट दिखता है, और यमन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब सऊदी अरेबिया क्यों है? देखो, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया जो है ना, वो सऊदी अरेबिया को फर्क पड़ता है इसके नॉर्दर्न यमन पार्ट से, नॉर्दर्न पार्ट से। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया चाहता है कि नॉर्दर्न यमन में हमारा कंट्रोल हो जाए। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि अभी सऊदी अरेबिया की गैस पाइपलाइन जाती है ना, गैस पाइपलाइन यहां से जाती है, और यहां पर ईरान का टेरिटोरियल वाटर है। तो आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, उस पर कंट्रोल किसका है? ईरान का है। और यहीं से गैस की पाइपलाइन जाती है, ऑयल और गैस की पाइपलाइन जाती है, और ईरान कभी कभी इस पर रोक लगा देता है ना। तो जिसके चलते सऊदी अरेबिया चाहता है कि अगर हमारा नॉर्दर्न यमन पे कंट्रोल हो जाए, तो डायरेक्टली हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर जाएंगे, और डायरेक्टली हम लोग यूरोप और एशिया में ऑयल एंड गैस इजीली भेज सकते हैं, और ईरान हमारे काम में इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारे बिजनेस सही तरीके से चलेगा। और इसीलिए ईरान जो है ना हाउतीस, एक ये भी रीजन है कि ईरान जो है हाउतीस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो ये पूरी कहानी है ना, ये चीज पूरी कहानी है, और इसी दोनों को यहां पर उन्होंने बताया गया। यहां पर पहले यूएई को डिस्क्राइब किया कि भाई यूएई क्यों इतना इन्वॉल्व होता है यमन में, और फिर यहां पर आगे सऊदीज का बताया कि सऊदी का क्या इंटरेस्ट है। सऊदी को यहाँ किंगडम से लेके चला है, ठीक है, कभी कभी किंगडम की बात की गई तो किंगडम मतलब सऊदी अरेबिया। ओके, फिर लास्ट में उन्होंने यही लिखा, हाउदी गेम प्लान। हाउदी का गेम प्लान अब उनका यही है कि उनको अभी एक सिटी पे विक्ट्री चाहिए, है ना। एंड द नेम ऑफ द सिटी, हाँ, द नेम ऑफ सिटी इज मैरिब, जो कि नॉर्दर्न यमन में है। तो वो मैरिब पे अगर कैप्चर कर लेंगे, और मैरिब सिटी की हम बात करें तो मैरिब सिटी जो है ना, वो कंट्री के ऑयल एंड गैस का 90% वहीं पर है। यमन में जितनी भी ऑयल एंड गैस है ना, उसका 90% रिजर्व मैरिव रीजन में है। तो अगर मैरिव को एक तरीके से कैप्चर कर लिया, जो कि नॉर्दर्न यमन में है, तो फिर सऊदीज का सपना टूट जाएगा। और दूसरा, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑथर्स का यह भी कहना है कि जैसे ही नॉर्दर्न यमन को, जैसे कि हाउतीज नॉर्दर्न यमन को कैप्चर करेंगे, वैसे ही वो लोग आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, आगे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, सऊदी अरेबिया की टेरिटरीज को कैप्चर करना, जो कि पहले पास्ट में यमन की हुआ करती थी। ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द प्रिवेंटिंग जेनोसाइड। अब यहां पर जो ऑथर है ना, ऑथर ने यहां पर हेट स्पीच से रिलेटेड एडिटोरियल लिखा है, ठीक है, कि हरिद्वार में जो हेट स्पीच हुआ था उसको लेकर, और हेट स्पीच में ये बात की गई थी, स्पीच में ये बात की गई थी कि जेनोसाइड करना चाहिए, है ना। लेकिन ऑथर ने ये बोला कि इंडिया में जेनोसाइड को लेकर कोई लॉ नहीं है, बट एक इंटरनेशनल लॉ है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एंड द नेम ऑफ द कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948। अब ये बना कैसे, उसके लिए उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी इसी वजह से है क्योंकि इंडिया ने एक तरीके से हिपोक्रेसी की इमेज बना के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि 1946 में क्यूबा, इंडिया और पनामा तीनों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन भेजा था टू दी सिक्योरिटी काउंसिल, टू दी जनरल असेंबली ऑफ यूएन, कि भैया एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए जेनोसाइड को लेकर, ठीक है। फिर 1948 में जनरल असेंबली ने इसको पास किया, और 1951 में ये फैक्ट में आ गया। और अबाउट प्रेजेंट में 950 कंट्रीज जो हैं इस कन्वेंशन के स्टेट पार्टी हैं, जिसमें से इंडिया भी है। सिंपल सी बात। लेकिन देखा जाए तो क्यूबा के साथ मिलकर और पनामा के साथ मिलकर इंडिया ने रेजोल्यूशन रखा था सामने, प्रेजेंट किया था 1946 में, जो कि बन चुका है अब कन्वेंशन पूरी तरीके से। ऑब्वियस सी बात है, मतलब इंडिया रेटिफाई भी कर रखा है, इंडिया सिग्नेटरी भी है इस चीज का, है ना। लेकिन अब देखा जाए तो इस कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन, सिंपल सी बात थी, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जेनोसाइड को प्रिवेंट करना है, और अगर कोई जेनोसाइड करता है तो उसकी पनिशमेंट को लेकर, सिंपल सी बात थी।
उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी थे, जैसे आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि सिंपल सी बात बोलता है कि ये स्टेट पर लीगल ऑब्लिगेशन डालता है अगर उनके स्टेट में जेनोसाइड कमिट होती है तो। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 सिंपल सी बात बोलता है कि भैया आपको अपने अपने स्टेट के अंदर जेनोसाइड को लेकर लॉ आना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि देखा जाए तो ये जेनोसाइड वाला जो मैटर है ना, उसके लिए कंपिटेंट ट्राइब्यूनल भी सेटअप होना चाहिए। लेकिन ऑथर ने यही बोला कि जहां पर इस कन्वेंशन में जो बात की गई कि आपके खुद खुद के स्टेट में, खुद खुद की कंट्री में आपका खुद का एक डोमेस्टिक लॉ होना चाहिए जो कि जेनोसाइड को प्रिवेंट करे, लेकिन इंडिया में ऐसा अभी तक कोई लॉ नहीं है। तो इंडिया देखा जाए तो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा, ब्रीच करता है इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को। ये चीज बताया गया, ये सिंपल चीज बोली गई। तो इंडिया को जेनोसाइड से रिलेटेड जेनोसाइड से रिलेटेड डोमेस्टिक लॉज लाने चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई देखा जाए तो आईपीसी में है, इंडियन पिनल कोड में हम बात करते हैं, दंगों की बात है, अनलॉफुल असेंबली की बात है, आपका आपका 153 कैपिटल ए की बात है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज। बट ये दे आर नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द जेनोसाइड। तो हमें जेनोसाइड से रिलेटेड हमें स्पेसिफिक लॉ लाने की जरूरत है, ये चीज उन्होंने बताई। फिर आगे होता नहीं बताया कि देखा जाए जेनोसाइड से रिलेटेड बहुत ही लीगल डेवलपमेंट हुए। अब लीगल डेवलपमेंट हुआ था, एक केस हुआ था आपका, द नेम ऑफ द केस इज आपका बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। अब बेल्जियम वर्सेस सेनेगल में सिंपल सी बात बोली गई थी कि देखा जाए तो सॉरी, एक केस हुआ था अभी रिसेंटली म्यांमार में जो हुआ है ना, मिलिट्री को हुआ। म्यांमार में बहुत सारा जेनोसाइड्स हुए। तो जेनोसाइड से रिलेटेड गाम्बिया ने क्या किया, गाम्बिया ने आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भैया म्यांमार जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को ब्रीच करता है। तो अब एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि भाई गाम्बिया का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो गाम्बिया क्यों आ गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? तो इस चीज को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिंपल सी बात बोली थी कि अगर कोई स्टेट जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है दूसरे कंट्री के, दूसरे स्टेट के जेनोसाइड से रिलेटेड, तो वो स्टेट भी केस फाइल कर सकता है, वो स्टेट भी केस फाइल कर सकता है। और सेम गोज विद दी बेल्जियम वर्सेस सेनेगल। बेल्जियम वर्सेस सेनेगल में सिंपल सी बात बोली गई थी, यही बात बोली गई थी कि भैया अगर स्टेट पार्ट नहीं है उस जेनोसाइड का, तब भी वो स्टेट केस फाइल कर सकता है उस स्टेट के अगेंस्ट, इवन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। ये चीज बताया गया। ओके, सो ये लीगल डेवलपमेंट हुए हैं कि इवन मान के चलो, जैसे कि मान के चलो इंडिया में अगर जेनोसाइड होता है तो यूएस केस फाइल कर सकता है, कोई भी केस फाइल कर सकता है, कोई भी स्टेट, अगर सिग्नेटरी होनी चाहिए लेकिन इस कन्वेंशन की। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपेंड? सो इंडिया ने सिंपल सी बात बोली है कि जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये बोला है, मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया है कि जो हमारे 2 इंडियंस की डेथ हुई है इन द एक्सप्लोजन, उनकी बॉडीज को लाया जाएगा। हम लोग उसको लेकर एम्बेसी से बात कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सिंपल सी क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताओ इस बार के यूपीएससी एनडीए एग्जाम हुआ था, उसमें सिर्फ आपने 19 वुमेन्स को ही क्यों एडमिट किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आंसर मांगा है कि आप इतने कम वुमेन को एंट्री क्यों दी। दूसरा, आप हमें ये बताओ कितने लोगों ने एप्लीकेशन लिखा, कितने लोग सिलेक्ट हुए, और उसमें से सिर्फ 19 लोग क्यों, 19 वुमेन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? मूविंग फर्दर, अच्छा ये वाला पेज जो है ना पूरा पॉलिटिक्स रिलेटेड है, नहीं पढ़ना है, पूरा पॉलिटिक्स है, स्किप करो। ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपन, इंडिया में अभी 17.6 लाख एक्टिव केसेस हैं कोविड 19 के, ये चीज बताता है। और विद इन 24 आवर्स अराउंड 2.79 लाख केसेस निकले हैं कोविड 19 के। मूविंग फर्दर, सो सेंटर ने बोला है कि देखो अगर कफ अभी भी आ रहा है इवन आफ्टर द कोविड, आपको कफ अभी भी प्रजिस्ट हो रहा है, तो आप टीबी का टेस्ट कराओ, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट कराओ। ये चीज उन्होंने बोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है। क्योंकि कफ आ रहा है मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं, ये कंटिन्यूसली कफ आ रहा है इवन आपका कोविड 19 से आप क्योर हो गए हो तो। मूविंग फर्दर, सो सऊदी अरेबिया ने बेसिकली बैक सऊदी अरेबिया ने बेसिकली एक तरीके से काउंटर अटैक किया ऑन दी हाउतीज रेबल्स। और क्यों? क्योंकि उन्होंने यूएई पर ड्रोन अटैक किया था। और उस अटैक में सऊदी अरेबिया ने जो अटैक किया उसमें
14 लोगों की डेथ हो गई इन दी कैपिटल सिटी ऑफ यमन, सना। मूविंग फर्दर, सो फाइनली इंडोनेशिया के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ एंड द बिल इज अबाउट द रीलोकेशन ऑफ द कैपिटल। और अब जो नई कैपिटल होगी वो बोर्नियो आइलैंड की होगी एंड द नेम ऑफ द कैपिटल शुड बी आपका नूसांत्रा। ठीक है, न्यू सांत्रा। और ये बेसिकली रेप्लिका है कि कैसा प्रेसिडेंशियल पैलेस होने वाला है आपका इंडोनेशिया का। ठीक है, अब क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है अभी इंडोनेशिया की, जकार्ता, वो उसका सी लेवल राइज होता जा रहा है। और देखा जाए तो कुछ सालों के अंदर ही, इन इन अराउंड 1 to 2 decades, जो कैपिटल सिटी है प्रेजेंट में, वो सी में मर्ज हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने ये चीज बोली। और उन्होंने बताया भी कि अराउंड कैपिटल सिटी को रिलोकेट करना, इट विल कॉस्ट अराउंड $33 billion। मूविंग फर्दर, सो जर्मनी ने बोला है कि अगर रशिया यूक्रेन को लेकर रिजिड स्टेप लेता है तो हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है उसको हॉल्ट कर देंगे। जर्मनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो पहले लग रहा था जर्मनी झुकेगा नहीं, लेकिन पहले लग रहा था जर्मनी झुक जाएगा, बट अब जर्मनी सिंपल सी बोल रहा है कि अगर देखो यूक्रेन के अगेंस्ट वो रिजिड स्टेप लेता है रशिया, तो हम लोग नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक देंगे, उस पर हेड हॉट लगा देंगे। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।